5 दिन 120 घंटे के लिए युद्ध रुक गया है। अमेरिका अब ईरान पर हमले नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा है कि उनकी ईरान के सबसे बड़े नेता से बात हो रही है। ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि वो मुस्तफा को नेता नहीं मानते। इस डील में सबसे बड़ी शर्त परमाणु बम की है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की नई लीडरशिप में अमेरिका का रोल होगा। ईरान ने कहा है ट्रंप से कोई डील नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ट्रंप तेल की कीमतें घटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। 120 घंटे में क्या होगा? क्या डील हो जाएगी या युद्ध और भयंकर होगा? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या ट्रंप डर गए? युद्ध से हट गए? क्या ट्रंप के बम मिसाइल कम पड़ गए? ट्रंप ने 5 दिन तक युद्ध क्यों रोका? क्या ट्रंप ने खार्क पर कब्जे का प्लान हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या दमावंद में ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट अब सेफ है? माशाअल्लाह। क्या ईरान के खतरनाक हथियारों से ट्रंप डर गए? क्या ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बंद कर देगा? क्या ईरान परमाणु मटेरियल ट्रंप या पुतिन को सौंप देगा? ट्रंप का अल्टीमेटम 9 घंटे बाद खत्म होने वाला था। 540 मिनट बाद ट्रंप सबसे बड़ा हमला करने वाले थे। सुबह 5:15 पर ट्रंप महातबाही का बटन दबाने वाले थे। पूरी दुनिया सकते में थी, तभी ट्रंप ने सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। 5 दिन के लिए ईरान पर हमले रोकने का आदेश अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट को दे दिया। ट्रंप ने दावा किया कि 2 दिन उनकी ईरान के नेताओं से अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने 5 दिन के युद्ध विराम का बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब बड़ा सवाल है कि ट्रंप डर कर युद्ध के मैदान से भागे हैं या ईरान से वाकई कोई डील हुई है। कुछ घंटे पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो नक्शे से मिटा देंगे। ईरान ने इसके जवाब में कहा कि ट्रंप उन्हें बच्चा समझने की भूल ना करें, वरना बहुत पछताएंगे। ट्रंप ताकत के बल पर शांति लाने का दम भर रहे थे। ईरान उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, यू आर फायर्ड। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. ट्रंप युद्ध के 25वें दिन का मेन्यू बता रहे थे। ईरान में कहां मारेंगे? दमावंद में ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट को उड़ा देंगे। ईरान के गैस थर्मल पावर प्लांट को राख में बदल देंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर बड़े बम गिराएंगे। ईरान को अंधकार युग में धकेल देंगे। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, दफ्तरों में ताला लग जाएगा, घरों में पीने तक का पानी नहीं रह जाएगा। ट्रंप IRGC की वॉर मशीनरी को पंगु बना देंगे। What is the president going to do in 48 hours, which would be Monday night, if they don't open up the strait? Well, Maria, as the president announced, he will start by attacking and destroying one of Iran's largest power plants. There are gas-fired thermal power plants and other type of plants, and I want to be clear here before there's
kind of hand-wringing out in the international community. The IRGC, which we've declared a terrorist organization, along with many European countries, control much of Iran's economy, control its critical infrastructure, and continue to power what's left of its war effort through this control of its critical infrastructure. So the president is not messing around. He stands, unlike his predecessors, he stands by his red lines, and he's not going to allow this genocidal regime to hold the world's energy supplies or economies hostage. ईरान ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए अपनी हिट लिस्ट बता दी। अगर ईरान के एक बिजली संयंत्र पर अमेरिका बम गिराएगा तो ईरान पूरे अरब में बिजली संयंत्रों और समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले संयंत्रों पर मिसाइल की बौछार कर बदला लेगा। ईरान ने ट्रंप और उनके सहयोगी अरब देशों को डराने के लिए पूरी लिस्ट जारी कर दी है, कहां कहां वो मारेगा। सऊदी अरब में रास अल खैर डीसैलिनेशन प्लांट, सऊदी का अल शोइबा पावर और वाटर प्लांट, यूएई का अल तविलान डीसैलिनेशन प्लांट, यूएई का बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ईरान कुवैत में अल जोर डीसैलिनेशन प्लांट, नॉर्थ अल जोर पावर प्लांट, जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट, अल सामरा पावर प्लांट, बहरीन का अल दूर पावर और वाटर प्लांट, अल जूर डीसैलिनेशन प्लांट, कतर का अल हॉक पावर प्लांट, रास लफान पावर और डीसैलिनेशन प्लांट। अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करने वाले क्षेत्रीय देशों में बिजली संयंत्रों को वैध लक्ष्य माना जाएगा। पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी आर्थिक हितों को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से एक बड़े संघर्ष के लिए सब कुछ तैयार है। हमने युद्ध शुरू नहीं किया था और अब हम शुरुआत करने वाले भी नहीं होंगे। अगर दुश्मन हमारे बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो हम अपने देश और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। पड़ोसी देशों को निशाना बनाने और नष्ट करने की एक सतत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्र के उसके सहयोगियों की ऊर्जा, तेल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए हमारे अभियानों को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब सवाल है कि क्या ट्रंप ईरानी ड्रोन मशीनरी से डर गए हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए उनके सहयोगी देशों के पास ज्यादा सामान नहीं बचा था। वहीं ईरान के पास कामिकाजे ड्रोन का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जिन्हें इंटरसेप्ट करते करते अरब मुल्कों में लगे अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म होने की कगार पर हैं। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के पहले 21 दिनों का डेटा देखें तो ईरान ने यूएई पर 1748 ड्रोन और 356 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं। कुवैत पर 394 ड्रोन और 212 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं। सऊदी अरब पर 600 ड्रोन और 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं। बहरीन पर 400 ड्रोन और 150 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं। कतर पर 87 ड्रोन और 203 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई हैं। ओमान पर सिर्फ ड्रोन अटैक किए हैं, एक भी मिसाइल नहीं चलाई है। 24 दिन की जंग में ईरान ने अमेरिका और अरब मुल्कों का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़कर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। ईरान के सस्ते ड्रोन को मारने के लिए उन्हें बहुत महंगी अमेरिकी मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही थी। ईरान जिन ड्रोन से अटैक कर रहा था उनकी कीमत $20,000 से लेकर $50,000 तक है। सऊदी अरब और यूएई ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए जो मिसाइल चला रहे थे उनकी कीमत करीब $10 लाख है। अगर अरब मुल्क ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका के F-16 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करते तब भी हर घंटे $25,000 खर्च करना पड़ रहा था। सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम मुल्क ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचने के लिए अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस पर डिपेंड थे। पेंटागन ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी, सस्ते ड्रोन पर महंगी मिसाइलें चलाना युद्ध में आगे खतरनाक हो सकता है। इस रणनीति से युद्ध में लंबे समय तक नहीं बचा जा सकता। ट्रंप पर दबाव डबल करने के लिए ईरान ने डिएगो गार्सिया में लॉन्ग रेंज मिसाइलें चला दी। इनकी रेंज में यूरोप के तमाम बड़े शहर लंदन, पेरिस, म्यूनिख, रोम और ब्रसेल्स आ गए। यूरोपीय देशों ने ट्रंप से बात की। यूरोप के किसी भी देश के पास उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अरब मुल्कों की तरह यूरोप भी अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड सिस्टम पर डिपेंड है।
ट्रंप को समझ आ गया कि अगर ईरान ने यूरोप पर हमले शुरू कर दिए तो अमेरिका कितने देशों को बचाएगा, वो अकेले कितनी मिसाइलें बनाएगा। मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी और इंटरसेप्टर में लगने वाली मिसाइलों की वजह से अमेरिका ने इराक में विक्टोरिया बेस खाली कर दिया। यहां 3 हफ्ते से ईरान समर्थक शिया मिलिशिया ग्रुप ड्रोन अटैक कर रहे थे। 5 दिन का युद्ध विराम करने से पहले अमेरिका और इजरायल ने 50 से ज्यादा हमले किए। इतना बारूद गिराया कि तेहरान के आसमान पर काले बादल छा गए। इस्लामिक रिजीम के तमाम अड्डों को धुआं कर दिया। युद्ध के 24वें दिन ईरान के रक्षा मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग को हमलों में बर्बाद कर दिया। यहां से ईरान की मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को सामान मिलता था। ट्रंप के सीज फायर से कुछ घंटों पहले सिरजाम में इजरायल ने भयंकर तबाही मचाई। यहां ईरान के नेवी का युद्ध भंडार था, जिसे इजरायल ने बंकर बस्टर बम गिराकर उड़ा दिया। अमेरिका ने याज्द और खुर्रमबाद में ईरान की मिसाइल सिटी पर GBU-57 बमों से हमला कर दिया। खुर्रमबाद में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, जहां सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का बड़ा जखीरा ईरान स्टोर करके रखता है। याज्द में ईरान का इमाम हुसैन मिसाइल हेडक्वार्टर है, जहां मिसाइलों को रखा जाता है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ही फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने जैसे ही युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान किया है, ईरान ने मिसाइलों का नया जखीरा दिखाया। दावा किया कि ईरान के पास अब भी इतनी मिसाइलें हैं जिनसे वो कई महीने युद्ध लड़ सकता है। अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी में इतनी जगह है जहां वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी छुपा सकता है। इस युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा अपनी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों से अमेरिका और इजरायल को चौंकाया। क्लस्टर बम वाली मिसाइलों को पूरी तरह इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। उनमें लगे छोटे छोटे बम इंटरसेप्ट करने से पहले ही इधर उधर गिरने लगते हैं, जिससे जोखिम बहुत बढ़ जाता है। युद्ध में एक बात और साबित हुई कि ईरान अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की मैन्यूवरिंग करने में कामयाब हो गया है। इजरायल पर उसने युद्ध के तीसरे हफ्ते में जो मिसाइलें चलाई, वो हवा में ही रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ी। इजरायल के एयर डिफेंस को भेदने में सफल रही। तेल अवीव में ऐसी कई मिसाइलों ने भारी नुकसान पहुंचाया। इजरायल भी युद्ध में पीछे नहीं रहा। उसने ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में मारकर नई मिसाल कायम की। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी रूस और अमेरिका के अलावा किसी देश के पास नहीं है। नेतन्याहू ने इस युद्ध में इस्लामिक रिजीम की टॉप लीडरशिप को करीब करीब खत्म कर दिया। इनमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिर जादे, खुफिया मंत्रालय के प्रमुख इस्माइल खातिब, बासिस फोर्स के चीफ कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सलाहकार अली शमखानी, ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी प्रमुख हैं। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया। नतान, जहां एनरिच मटेरियल प्रोसेस किया जाता है, वहां बमबारी कर कई बड़ी फैसिलिटी और स्टाफ को खत्म कर दिया। इजरायल का दावा है कि उन्होंने ईरान के 450 मिसाइल लॉन्चरों में 300 को नेस्तोनाबूद कर दिया। Well, we've defined two clear goals. One is to break completely their nuclear program, break completely their missile program, break completely their capacity to produce the components for both of these programs. We're well on our way on achieving it. We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for the entire world. And I hope we achieve that too. I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together
and as far as possible in confidence. इजरायल ने यह भी दावा किया है कि उसने इस बार 50 साल पुराने डंप पड़े बमों को सबसे ज्यादा ईरान में फोड़ा। बमों का यह जखीरा इजिप्ट के साथ हुई पीस डील से पहले का है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप से बातचीत किसने की? मुज्तबा खामनेई का कोई अता पता नहीं है। जो नेता अभी दिख रहे हैं वो किसी भी डील से मना कर रहे हैं। ऐसे में क्या ट्रंप ने एक तरफा युद्ध से हटने का फैसला किया है? दूसरी बात, मुज्तबा के घायल होने की बात अगर सही है तो फिर ईरान को कौन चला रहा है? ऐसे में दो नाम सामने आ रहे हैं, IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी और ईरान की संसद के स्पीकर गली बफ। दावा किया जा रहा है युद्ध मशीनरी को यही दोनों चला रहे हैं। मुज्तबा की हालत ऐसी नहीं है कि युद्ध की रणनीति उनसे डिस्कस की जाए। अहमद वाहिदी 30 साल तक खामेनेई की कोर टीम में काम कर चुके हैं। ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। 3 साल तक ईरान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल है। अमेरिका ने उन्हें प्रतिबंधित कर रखा है। अमेरिका इजरायल के खिलाफ युद्ध में दूसरा बड़ा नाम उभर कर सामने आया, स्पीकर गालिबफ। गालिबफ ईरानी वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं। ईरान की पुलिस को हेड कर चुके हैं। तेहरान के मेयर रह चुके हैं। IRGC में बड़े पद पर काम कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या इजरायल और ईरान में भिड़ंत जारी रहेगी? इजरायल ने इस युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल की है। जब ईरान पर बमबारी हो रही थी तब नेतन्याहू साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का सफाया करने में लगे थे। इजरायल ने साउथ लिटानी नदी के पुल को भी उड़ा दिया है। लिटानी नदी पर बना अल कास्मिया पुल बेरूत से हिजबुल्लाह के फाइटर्स के लिए साउथ लेबनान में आने का रास्ता था। इजरायल ने इसे उड़ाकर वहां बसी बस्तियों को भी खाली कराने का काम तेज कर दिया है। वहां हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच स्ट्रीट फाइट चल रही है। इजरायल ने अब यह दावा कर दिया है कि लेबनान और इजरायल के बीच लिटानी नदी बॉर्डर होगी। यह बात इजरायल के वित्त मंत्री ने कही है। मतलब इजरायल साउथ लेबनान पर कब्जा करने की नीयत से ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। चौंकाने वाली बात है कि लेबनान के प्रधानमंत्री इजरायल के इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। मैंने अब तक इजराइल जैसी आर्मी नहीं देखी है। वो पहले सिविलियन को जगह खाली करने का नोटिस भेजते हैं, फिर बमबारी करते हैं। मैं इस मानवीय संवेदना के लिए उन्हें धन्यवाद बोलता हूँ। ट्रंप के पीछे हटने के बाद क्या ईरान अब लेबनान में आकर हिजबुल्लाह की मदद करेगा या फिर तेहरान में हुई बर्बादी को जब तक ठीक करेगा तब तक नेतन्याहू साउथ लेबनान को ग्रेटर इजरायल का हिस्सा बना लेंगे?